अच्छा, जस्ट लाइक हम जैसे ऑडिट में लेके चलते हैं कि एक मुश्किल सिनेरियोज के सवालात होते हैं, जो नए नए सिनेरियो के सवालात होते हैं जो कि ऑब्वियसली आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुए होते, वही हम कोशिश करेंगे कि FAR 2 में भी वैसे सवालात करें ताकि अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, जैसे लास्ट टाइम एक एग्रीकल्चर का डेफर्ड टैक्स में 15 के साथ सवाल आया था, तो वो एक अलार्मिंग चीज़ थी बच्चों के लिए। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपका दिमाग फंक्शनल होना चाहिए कि क्या मुझसे नए नए सिनेरियोज अडॉप्ट होते हैं या नहीं होते। अच्छा, अब ये जो सवाल मैंने बनाया ना, ये सवाल मैंने बनाया CA फाइनल से इंस्पिरेशन लेके। CA फाइनल में एक सवाल ऐसा आया, क्योंकि ऐसी बात है उसमें तो उसके लेवल की एडजस्टमेंट्स थी, पर एक CA में सवाल ऐसा आया फाइनल में कि उसने कंसोलिडेशन करके दे दी और कहा कि कंसोलिडेशन में गलतियां हुई हुई हैं और ये उसमें मसले हैं, तो बेसिकली आपने करना था करेक्शन ऑफ एरर। तो ये सवाल भी अगर आपने नोट किया हो तो ये करेक्शन ऑफ एरर है, पर कनेक्शन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड FS। यानी अगर मैं वैसे आपको कितना टाइम देंगे सवाल को सॉल्व करने को, वो तो मैं दे भी चुका, वो तो मैं आई थिंक मैंने कल से दिया हुआ है। मैंने कितने कोई 5-6 रिमाइंडर डाले होंगे कि भाई करके आना करके आना करके आना, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगेगा इसके ऊपर। सही है, यू गो विद द फ्लो, मतलब मेरे साथ ही चल लेना, तुम देख देख के कि भाई पहले ये एडजस्टमेंट है और तुम क्या करते हैं इस पर। एग्रीड? ओके, ग्रुप नहीं देखते, चलें ये भी मेरी गलती है, चलें कह सकते हैं हम। अच्छा इधर प्लीज, अच्छा फोकस के साथ सुनिएगा मेरी बात। तो ये सवाल भी कुछ इस चीज पे बेस कर रहा था कि भाई आपने कंसोलिडेशन करते हुए कुछ एरर किए होंगे और उस एरर का अगर मैं सही कर लूं तो कंसोलिडेटेड के ऊपर FS के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। पहले बताओ बात समझ आती है? तो ये बेसिक बात हो गई। चलें अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब मैं अगर देखूं तो यहां पे लिखा हुआ है AL's ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए एज एट 31 दिसंबर 2020। ये रहा 31 दिसंबर 2020 के FS दिए हुए मुझे, सही है। अच्छा, हम यहां पे कह रहे हैं प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 22450। अच्छा, मजे की बात, जब कंसोलिडेटेड FS दिए हुए तो मतलब ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी के मिला के बैलेंसेस हैं। इस बात तक हम लोग साथ हैं? ये पेरेंट प्लस सब्सिडरी दोनों के मिला के दिए हुए। ऑनलाइन लोग प्लीज कंफर्मेशन तो यहां तक साथ हैं जल्दी से। ओके, अच्छा अब ये शेयर कैपिटल भी कितनी कंपनीज का है? एक का है, गुड, ओनली पेरेंट का। अच्छा, ये ग्रुप रिजर्व पेरेंट के हैं और सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन, यानी ये हम कहेंगे पेरेंट का रिटेन अर्निंग और प्लस सब्सिडरी का पोस्ट एक्विजिशन, ये हुआ है। अच्छा, मेरे ख्याल से इसके अंदर आप देखें तो आपके पास इंटेंजिबल्स भी आ रहे हैं। अच्छा, क्या ये इंटेंजिबल के अंदर गुडविल भी शामिल होगी? सही है, सब हो चुका है। अब आपने देखना यह है कि उसने कंसोलिडेशन करते वक्त किया क्या था और होना क्या चाहिए था। तो लेट्स गो वन बाय वन। ऑनलाइन वालों यहां तक साथ में जल्दी बता दो जानी। ये सिंपल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलें, वेरी गुड, अब आगे लेके चलते हैं उसको, आगे सुने। हमने कहा एहसान लिमिटेड एक्वायर्ड 6,25,000 शेयर्स ऑफ उमर लिमिटेड। अच्छा, ऑन June 1, 2020। अच्छा, हमने जो FS लिए हैं वो कौन सी तारीख के हैं? तो 6 महीने या 7 महीने? सबसे पहले बड़ा भंड ये है 7 महीने। जब जून और जुलाई में बंदा खेलता है तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो ये हो गया 7 मंथ्स। तो आपने इस पर ज़रा ख्याल रखना है कि 6 महीने की यहाँ पे कोई कहानी नहीं है। चलें, ये बात समझ आती है। तो ये आ गई हमारी ऑल टुगेदर मेरे बच्चों एक्विजिशन डेट। इस दिन पे मैंने उसको खरीदा है। अब आ गया, आगे आ जाए। अच्छा, ये आ गया एक्विजिशन डेट एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन, यानी ये पैसे दिए हैं पेरेंट ने किसको? शेयर होल्डर। ये हम सीखे हुए हैं, ये पहले भी जलील हुए हो, आज फिर जलील हो रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये हमने पैसे किसको दिए हैं? शेयर होल्डर को दिए हुए हैं, सब्सिडरी को नहीं दिए। देखो फिर ये कह रहा है अब्दुल रऊफ कैसे सब्सिडरी को, ना, ये पैसे शेयर होल्डर गए आउटसाइड द ग्रुप, जिसके एवज आपको इस कंपनी के क्या मिले? शेयर्स मिले। तो ये जरा आपको बिल्कुल क्लैरिटी में पता होना चाहिए कि आप पता चले इसको इंट्रा ग्रुप में एलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं है।
ग्रुप के बाहर ट्रांजैक्शन है। आगे, अच्छा, AL कमिटेड टू इशू 40% शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ AL एंड OL शेयर्स एज एट June 1, 2020 was 25 and 35 respectively. Shares were actually issued on July 1. उस दिन पे हमारे शेयर की वैल्यू कितनी थी? अच्छा, अब हम कह रहे हैं हमने 6,25,000 शेयर खरीदे, किसके? OL के, जिसके हासिल करने के लिए मैंने पहली कंसिडरेशन शेयर्स दी है, अपनी कंपनी के शेयर्स, और अपनी कंपनी के मैंने कितने परसेंट शेयर्स दिए? 6,25 का 40%, 6,25 का। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने भंड मारे होंगे, अभी वो सब एक एक करके क्लियर करता हूं। मैं कह रहा हूं वापस से, AL ने कहा मैं आपको 40% शेयर इशू करूंगा इस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए। तो मैंने क्या कहा? 6,25,000 शेयर खरीदे, उसको हासिल करने के लिए मैं 40% की हद तक क्या करूंगा? अपने शेयर इशू करूंगा। तो क्या ये एक तरीके से शेयर्स कंसिडरेशन हो गई? हाँ या नहीं? ये बात समझ आती है? आगे सुने फिर। अच्छा, फिर आप एक जल्दी से ऑनलाइन में लॉ बताएंगे, क्योंकि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन थिंग। जब मैं अपने शेयर इशू करता हूं तो मैं फेयर वैल्यू किसकी लेता हूं? अपने शेयर्स की, अपने शेयर्स की। एग्रीड, अपने शेयर्स की। क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर मैं यही मार्केट में इशू करता तो पैसे आते, और इतने पैसे आते, तो इतने पैसे की जगह शेयर्स आए, तो मैं वही चीज एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट में क्या करता हूं? कैपिटलाइज कर देता हूं। तो यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं इशू करूंगा उसको मैं अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने कितने पैसे मेरे को मिल सकते थे, पर उसके एवज क्या मिले? शेयर्स मिले। ये क्लैरिटी है? अच्छा, इसमें एक और गेम है। एक और गेम ये कि मैंने कहा है शेयर असल में इशू हुए जुलाई में, लेकिन हम कौन से लेंगे? 25 वाली प्राइस लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिस दिन कमिट किया है एट एक्विजिशन की वैल्यू होनी चाहिए। आपने भले ही इशू बाद में किया, उससे कोई हमें गर्ज, कमिटेड टू बी इशूड वाली डेट ली जाती है। तो हम ये कह रहे हैं इसको हम इग्नोर करेंगे। जी जानी भाई, एक सवाल आया मार्केट में सर कि हम नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू लेते हैं सब्सिडरी को एक्वायर करते हुए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो हमारी वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए? एट एक्विजिशन। तो लाइक टू लाइक के कंपैरिजन की वजह से हम वो 25 की वैल्यू लेंगे, क्योंकि नेट एसेट्स भी जून के, फेयर वैल्यू भी, तो पता लगेगा ना कि गुडविल कितनी है। किसके? सही है, सब्सिडरी के एसेट्स की 35। नहीं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल। इधर एक मिनट सुनो, समझो, बताता हूँ। ये तो बहुत प्राइमरीली बचपन में सिखाया था मैंने, ये तो एहसान मानो कि रिवाइज करा रहा हूँ वैसे ही। कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब ये है कि जब आप कहते हो ना कि आपको सामने वाली कंपनी के शेयर्स कितने के पड़ गए, तो आप कहते हो या तो मैं कैश दे सकता हूं या उसको हासिल करने के लिए अपने शेयर्स दे सकता हूं। तो कोई आपको बोले आपको कॉस्ट कितनी पड़ गई उस शेयर को हासिल करने की, तो आप बोलेंगे मैंने जो अपनी कंपनी के शेयर दिए उसके बदले में पैसे आते। अब वो पैसे नहीं आए, मैंने गवा दिए, तो वो कितने पैसे गवाए? अपनी वैल्यू के हिसाब से या उसकी वैल्यू के हिसाब से? तो वही कॉस्ट रहेगी ना। पीबी में क्या करते हो? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन होता है ना, अनलेस कि आपकी वैल्यू रिलायबली मेजर, तो सामने वाले की पिक होती है। अभी कल का सेशन है, उसमें और भी गेम अलग अलग हैं। ये बात समझ आती है? ऑनलाइन लोग प्लीज कंफर्मेशन दे दो, यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? डन है? ओके। अच्छा भाई, ओके, आगे। अब फिर हमने कहा ये तो एक कंसिडरेशन हो गई, शेयर्स कंसिडरेशन। शेयर्स कितने लेने जल्दी बताओ? 6,25 लेने हैं। वो 6,25 को हथियाने के लिए 40% अपने शेयर्स दे रहा हूं। शेयर्स 40% शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ OL शेयर। लिखा हुआ है ना, अगेंस्ट द परचेज ऑफ OL शेयर, सीधा लिख के दिया हुआ है, अंग्रेजी में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इधर आप तो ऑडिट वाले हैं, आप तो बखूबी जानते हैं। सही है, सुबह अलग जलील हुए हो इधर। अच्छा भाई, एहसान लिमिटेड कमिटेड टू पे 1.4520 पर शेयर एक्वायर्ड। यानी मैंने जितने भी शेयर एक्वायर किए हैं उसका 1.4520 और पे करूंगा।
बट 2 साल बाद। तो आप जरा मुझे बताते हैं कि मैं 6,25,000 को 1.4250 करूं तो जानी कितना आता है? 9 लाख, यही है। अच्छा, ये है वैल्यू आफ्टर 2 years, एग्रीड। अच्छा, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, कोई डिस्काउंट रेट है? 10%। ये वैल्यू होनी चाहिए थी आज, बाकी तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उसको सूद के नाम पे बुक करेंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम पे। ये एग्रीड है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, बात क्लियर है? जल्दी से जानी। डेफर्ड कंसिडरेशन, आगे सुने। अच्छा, मजे की बात है, अभी तो करेक्टिंग एंट्री बनाई नहीं है, अभी तो वो सही करेंगे। चलें आगे सुनते हैं प्लीज। ओके, और इमीडिएट कैश दे दिया 6 लाख का। अच्छा, अब गेम यहां से शुरू होती है। वाइल प्रिपेयरिंग ग्रुप एफएस एज एट 31 दिसंबर 2020, एल अकाउंटेड फॉर ओनली, सही है, टोटल शेयर कैपिटल ओएल का कितना है? अच्छा, पहले तो आप एक काम ये कर लें, जो 10 मिलियन है शेयर कैपिटल है वो रुपीज में, तो वैसे 1 मिलियन शेयर्स हो गए। तो अगर मैं 6,25,000 को डिवाइड कर दूं तो हमारी जो होल्डिंग है वो इतनी है 62.5। यहां तक भी सही है। चलें ओके, अब जरा इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूं, मुझे ये लगता है उसने जो एंट्री बनाई है, या प्लीज सुनिएगा, इसमें नहीं समझ आए आप मुझसे 10 बार पूछना, क्योंकि हाईली लाइकली है कि वो इस बार ये पूछेगा। हाईली लाइकली का मतलब समझते हो कि वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा इस बार। लगा क्या इसको अकाउंटिंग आती है नहीं आती? इस तरह से अब सुनना क्या होगा, उसने क्या एंट्री बनाई है, जरा मैं आपसे पूछता हूं। कितने से बनाई होगी जानी? 6 लाख रुपए से, ऐसा है? बस यही एंट्री बनाई है। अच्छा, अब हुआ क्या होगा प्लीज सुनिएगा, यहां पे लिखता भी हूं आप लोगों के लिए। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ओनली $6 लाख would have been considered। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ये तो देखना है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं गुडविल निकाल रहा हूंगा तो सिर्फ 6 लाख रखे होंगे। मैं क्या करता हूं, याद करो जो मैंने बहुत डिटेल में सिखाया है, इन्वेस्टमेंट को हटाता हूं, असल एसेट लायबिलिटी ले आता हूं। पर मैंने इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन, यानी सुनना, मैंने इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन जो रखी होगी वो सिर्फ 6 लाख रखी होगी, तो गुडविल भी 6 लाख के हिसाब से होगी, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो एंट्री टू बी मेड है, सही है, वो होनी चाहिए थी एक तो कैश क्रेडिट कितने से। अच्छा, जल्दी से कैलकुलेटर निकालेंगे। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, डेफर्ड। अच्छा, डेफर्ड आप लोगों ने मुझे बताया 750। अच्छा, अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं मेरे बच्चों, सुनना, शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो आप पता है क्या बोलेंगे, आपने कितने शेयर इशू किए हैं? आप बोलेंगे 625 का 40% इंटू 10, 2.5 मिलियन। फिर आपने कहा 625 का 15, कितना आता है?
3750। अच्छा जल्दी से बताते हो टोटल इन्वेस्टमेंट 2322। यही है, देख लो एक बार, प्लस करके देख लो प्लीज। 7.6 भाई, 6 लाख 7.6 मिलियन। अच्छा ये बननी चाहिए थी, सेपरेट बुक्स की बात कर रहा हूं अभी मैं। अच्छा तो आप मुझे बताते हैं कितने का यहां पे एरर है? 7 मिलियन का, ऐसा है? 7 मिलियन का एरर है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं सेपरेट बुक्स की अकाउंटिंग कर रहा हूं या कंसोलिडेटेड? मुझे एक बात पता है, प्लीज सुनिएगा। अगर ये तुम्हें नई बात समझ आना, तुम 10,000 बार पूछ लेना, मुझे कोई गम नहीं होगा बताने में। सुन लो, अगर ये 7 मिलियन से मैं इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर लेता तो मेरी गुडविल भी 7 मिलियन से ज्यादा होती। क्योंकि देखो वापस से नेट एसेट्स में कोई अभी तक गलती नहीं है जो मैं देख रहा हूं पहली एडजस्टमेंट में। वापस से आप ये अज्यूम करो ना, पेरेंट ने अकाउंटिंग सही की हुई है, तो आप क्या करते हो कि आप बोलते हो मैंने ये इन्वेस्टमेंट इसके एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए की हुई है, एग्रीड। आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट को हटाते हो, असल एसेट लायबिलिटी ले आते हो, ऊपर गुडविल के पैसे होते हैं। पर मेरा कहने का मतलब है, तुमने जब इन्वेस्टमेंट ही कम ली है तो तुम्हारी गुडविल भी कम आई होगी। तो अब मैं जितनी इन्वेस्टमेंट को इनहांस करता रहूंगा उतनी गुडविल बढ़ती रहेगी कंसोलिडेटेड बुक्स में, एग्रीड। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, यहां तक बात समझ आती है जल्दी से? मींस कि अब गुडविल 7 मिलियन से इंक्रीज होगी। अभी वो एक एक करके देखते हैं, अभी वो एक एक करके बताता हूं। पहले बताओ यहां तक कोई दुश्वारी, कॉन्सेप्ट समझ आता है? अच्छा अब मैं अगर यहां पे सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए करेक्शन करूं तो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम सब, क्या शेयर कैपिटल आज तक रिकॉर्ड हुआ है? नहीं हुआ हुआ। ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं हुआ हुआ। चलें एक एक करके तुम बताओगे, क्या आज तक प्रीमियम रिकॉर्ड हुआ हुआ है? 3750। क्या ये डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड हुई हुई है? कितने से? पर सर मसला ये प्लीज सुनना, अगर ये सारी चीजें, या प्लीज खुदा के वास्ते देख के बताना, अगर ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर लेता तो पेरेंट एंटिटी की बुक्स में ये रिकॉर्ड होता और इन्वेस्टमेंट इतने से ऊपर जाती। पर ग्रुप अकाउंट्स में तो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, तो गुडविल होगी। तो इसका मतलब है यही इंपैक्ट गुडविल में कम गया हुआ है, तो अब हो जाएगा ज्यादा। तो हम यहां पे ऑल टुगेदर क्या करेंगे, कितने से? 7 मिलियन से। कोई ऐसा शख्स जिसने ये सही किया हो? 1 2 3, कशिश, नाजिश और ये। ओके अच्छा चलें, अब 3 बच्चों ने सही किया था, यहां पे 2 कुल मिलकर अपने बोले 5। इधर सुनो, कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, कंसोलिडेशन हुई हुई है। अब तुम्हें इसे तसव्वुर ये करना है कि अगर यही प्रोसेस सही चलता तो इम्पैक्ट कहां कहां आते हैं। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 7 मिलियन से ज्यादा होती तो गुडविल भी 7 मिलियन से ज्यादा होती। मैंने भी तो यही किया, बता दिया। और ये 3 चीजें पेरेंट एंटिटी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, ये होनी चाहिए थी। अच्छा क्या ये सब्सिडरी से ट्रांजैक्शन है या आउटसाइड द ग्रुप है? शेयर होल्डर को दिए थे पैसे, तो भाई जब पैसे ज्यादा दिए थे, कंसिडरेशन ज्यादा दी थी, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होनी चाहिए? तो टेक्निकली आपने गुडविल के पैसे दिए ज्यादा, आपने रिकॉर्ड किए हुए कम। तो अगर मैं ये सब सही कर लेता तो अल्टीमेटली जो इंपैक्ट आता वो कहां पे आता? गुडविल पे। क्योंकि बाकी वैल्यूएशन वगैरह भी मैं तसव्वुर कर रहा हूं, सब चीजों को साइड में करो, बाकी सब सही हुआ हुआ है, सिर्फ इसका मसला है अभी। तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और कोई इन्वेस्टमेंट में भंड होता है तो इसका मतलब यह है कि बाकी सब सही है, गुडविल में इशू है, तो उसके क्रेडिट्स भी रिकॉर्ड करो और डेबिट में गुडविल को एनहांस कर देना। अच्छा इसका उलट होता, वैसे तुम्हें सिखाने के लिए इसका उलट होता और इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिकॉर्ड की हुई होती तो गुडविल क्या हो जाती? बात समझ आ रही है? तो गुडविल को मैं करता क्रेडिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम होती। यार अगर इन्वेस्टमेंट कम होती अल्टीमेटली इंपैक्ट कहां जाता? गुडविल के अंदर। तो पहले बताओ कहानी और लॉजिक समझ आता है?
नहीं, उस पर आते हैं ना। अभी अभी इसमें इस पूरे सिनेरियो में नेट एसेट्स की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही। हमें कैसे पता लगा कंपनी ने सिर्फ 6 लाख रिकॉर्ड किया हुआ है? अच्छा भाई, हम यहां पे आते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग ग्रुप एफएस एल अकाउंटेड फॉर ओनली, सही हो गया मुइस? ऐसे पता लग रहा है कि इसने सिर्फ कौन सी कंसिडरेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है? कैश कंसिडरेशन को, बाकी कंसिडरेशन को उसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक कोई इशू? जल्दी से सारे बच्चे प्लीज। सर अगर यहां इंपेयरमेंट होती तो वो भी गलत होती? यस, अगर यहां पे इंपेयरमेंट होती तो वो भी गलत होती, क्योंकि गुडविल की वैल्यू भी गलत है। तो फिर वो कैसे बढ़ती वो भी आगे देखते हैं। क्लियर है? चलें, पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई हमें, पर पहली एडजस्टमेंट अभी खत्म नहीं हुई। एक मिनट, ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, जब रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो क्या ग्रुप अकाउंट्स में ये भी गलती है? अच्छा, अगर यहां पे अनस कह रहे हैं अगर बार्गेन परचेज गेन होता, तो मैं आपको बताऊं वो बार्गेन परचेज गेन कम हो जाता और हो सकता है खत्म होकर गुडविल में तब्दील हो जाता, पर फिर वो आपको अमाउंट लिख के देता नहीं। यही बात समझ। देखो, बार्गेन परचेज गेन का मतलब क्या है? आपने पैसे दिए कम, आपको चीज मिली महंगी, यानी आपने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो हटाई और एसेट्स और लायबिलिटीज जो आप लेके आए वो थे ज्यादा, तो आपका क्या हो जाता है? गेन। एग्रीड है? अगर मैं सवाल में आपको लिख के दे दूं कि वो गेन आपका है, तो आप अगर देखोगे कि गुडविल में इतने का एरर है। अच्छा, गेन तो तब आया हो ना जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती, आपकी इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि जो आपने गेन रिकॉर्ड किया वो क्या हो जाए? रिवर्स। तो वो आपको एग्जामिनर बताएगा ना कि आपने गेन इतने का रिकॉर्ड किया है, तो पहले आप गेन रिवर्स करेंगे और उसके बाद गुडविल आएगी, क्योंकि आपने पहले गलती से गेन बुक किया हुआ होगा जो कि होना नहीं चाहिए था। जी बेटा, ग्रुप रिजर्व में जाता है ना, हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, सही है? अच्छा, गेन ग्रुप रिजर्व से रिवर्स होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें, ओके। अच्छा सर, पेरेंट ने अपने शेयर कैपिटल का, अच्छा एक मिनट यार, बातें नहीं, यहां पे शेयर यार कह रहे हैं सर पेरेंट ने अपने शेयर कैपिटल का 40% क्यों नहीं लिया? देखो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है ना, AL कमिटेड टू इशू 40% शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ, जो मैंने उसके शेयर परचेज किए उसके अगेंस्ट में कितने शेयर दिए मैंने? 40%। तो जितने शेयर परचेज कर रहा हूं उसकी कंसिडरेशन में 40% दे रहा हूं। एग्रीड है शेयर यार? जल्दी बता दो जानी। हाँ जी, आप गलत कह रहे थे ना, अभी बता दिया ना, सही है। तो वो तो सवाल को तो जैसी बात है, ड्राफ्ट ही ऐसे किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिखा हुआ है OL शेयर्स के लिए मैंने कितने अपने शेयर्स दिए, 40% ऑफ OL शेयर। तो ऑफ OL शेयर का क्या मतलब है? उसके शेयर्स का 40%, तो वही लूंगा ना परसेंटेज से। और कोई सेंस भी नहीं बनता ना, मैं ये कैसे कह सकता हूं किसी को मैं अपने कैपिटल के 40% दूंगा तुम्हें, उसको तो अपना एक सिग्निफिकेंट ओनर बनाने लगूंगा मैं उसको, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हो जो मैं तुम्हारे शेयर्स खरीद रहा हूं उसका कितना परसेंट? 40% मैं अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करूंगा। क्लियर है? चलें, ऑनलाइन में लोग प्लीज इजाजत है तो बताओ आगे लेके चलें अगली एडजस्टमेंट पे, इसी पॉइंट 1 की। चलें, हमने कहा अब इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, इसको भी आगे देखना है, केटर करना है। अब मुझे एक बात बताओ, रेट कितना था? अच्छा, तो आप कहेंगे 7,50,000 का 10% इंटू 7/43, चेक कर लो, यही आता है। अच्छा, 43 मीन्स जो खरीदेंगे उसका 40%, जी उसमें लिखा हुआ है, अल्लाह की कसम लिखा हुआ है, मैं 5वीं बार कह रहा हूं, इधर सुनो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है? तुम्हें कैसे पता? जब डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं की तो ये कैसे कर सकता है? सवाल तो ये है। अच्छा, अब आपने थॉट प्रोसेस लगाना है। अगर वो कर लेता तो मुझे लगता है पेरेंट एंटिटी अपनी किताबों में एक्सपेंस बुक करता, तो इसका एनसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पेरेंट एंटिटी की अपनी बुक्स का इंपैक्ट है। तो मैं अगर यूं करूं, और डेफर्ड कंसिडरेशन
लायबिलिटी बढ़ा दी और एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा एक्सपेंस बुक कर लिया तो ग्रुप रिजर्व क्या हो जाएगा? एनसीआई को शेयर क्यों नहीं दे रहे? उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो पेरेंट की ट्रांजैक्शन थी बाहर के शेयर होल्डर से, जिसको आपने पैसे देके कटा दिया। क्लियर है? तो हमने यहां पे किया 43750। ये कितने लोगों ने सही की थी? अबे तेरी पहली वाली में से हो गई थी भंगी, तो ये कैसे सही? अच्छा तो गलत ही हुई ना। इधर नाजिश मोहम्मद, ओके सर। एनसीआई को एडजस्ट, एनसीआई को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हिस्सा देंगे इसके, क्यों नहीं देंगे भाई? इसका कुछ भी हिस्सा विस्सा नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक्सपेंस किसका है? पेरेंट का, क्योंकि ये अखराजात किसके हैं? पेरेंट के हैं। इसका एनसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। कंसिडरेशन का डेफर्ड एक्सपेंस है। किसकी तरफ? शेयर होल्डर की तरफ, जो ग्रुप के बाहर है। बाहर है, मालिक तो था, सब्सिडी के शेयर होल्डर थे। आप सिंपल बोलो बाहर का बंदा जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है। क्लियर है? अच्छा ओके, अब हमने कहा चलें सर ये तो बात हो गई हिसाब किताब पहली एडजस्टमेंट की। दूसरा चलते हैं। अब हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय, यानी एक्विजिशन डेट से एक दिन पहले तक, इन डेवलपिंग अ प्रोडक्शन डिजाइन 540 लग चुके हैं। ओएल ने यानी सब्सिडी ने इसको क्या किया हुआ है? क्योंकि कोई कमर्शियली वायबल नहीं था तो उसने अपने हिसाब से सही किया हुआ है। अच्छा पर IS 38 के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे लिए वो बनी बनाई रिसर्च हो, तो आपके लिए उसकी फेयर वैल्यू कंप्लीटेड होगी, क्योंकि आप उसको यूज करके आगे लेके जाएंगे। इसमें लिखा हुआ भी है मैंने कमर्शियली वायबल हो चुका है। अब आगे सुने, अब मैं कह रहा हूं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी है, जिस पे ये प्रोजेक्ट क्या हो चुका है। अच्छा अब क्या मैं जब मैंने नेट एसेट्स बनाए होंगे तो उसके अंदर ये शामिल नहीं होगा? होना, क्योंकि अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा सारे पैसे गुडविल के दे रहे हो, जबकि शेयर होल्डर जिसने आपको ये कंपनी टिकाई है उसने इसके पैसे अलग से लिए होंगे, तो ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल है, इसको अलग से रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि अभी हुआ नहीं है। अच्छा आगे सुने, AL लिमिटेड मेड नो एडजस्टमेंट इन दिस रिगार्ड इन द ग्रुप इन अ व्यू के प्रोजेक्ट कमर्शियली वायबल नहीं था पर अब है, तो आपने इसको मुझे लगता है कैपिटलाइज करना चाहिए था। अच्छा आप थॉट प्रोसेस लगाते हैं, हम यहां पे लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2, यहां पे हम थॉट प्रोसेस ये लगाएं, प्लीज पहले सोचना, अगर ये रिकॉर्ड हो जाता, हम यहां पे लिखते हैं इफ रिकॉर्डेड 6 लाख, तो हम ये कहते नेट एसेट्स would have been increased. Net assets would have been increased. अच्छा अगर नेट एसेट्स इंक्रीज हो जाता है, अब कंसिडरेशन अपनी जगह है, तो अगर नेट एसेट्स इंक्रीज होते हैं, सोचना है एक एक करके साथ साथ सोचना, नेट एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, तो जब नेट एसेट्स का हिस्सा देते तो गुडविल, क्योंकि नेट एसेट्स का हिस्सा बढ़ गया तो गुडविल कम हो जाती, तो हम ये कह रहे हैं दिस वुड हैव बीन इंक्रीज, नेट एसेट इंक्रीज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट net assets percentage to parent would have also been increased. भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने इंटेंजिबल बढ़ा दिया, नेट एसेट्स बढ़ गए, उसका हिस्सा भी बढ़ गया, उसका हिस्सा बढ़ गया तो गुडविल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए इसकी पूरी अकाउंटिंग बैकएंड पे ये होती, अगर हम थॉट प्रोसेस सही लगाएं। तो अब मुझे बताएं नेट एसेट्स जो हिस्सा है वो भी इंक्रीज हो जाता, दिस वुड हैव रिजल्टेड इन, ये देखिएगा, डिक्रीज इन गुडविल।
यार लॉजिकल बात है, सुनना, लॉजिकल बात है। अगर मैंने नेट एसेट्स बढ़ा दिए तो वो नेट एसेट्स का 1% पार्शियल गुडविल निकालते वक्त मैं किसको देता हूं? पेरेंट को। वो इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करता है। अब इन्वेस्टमेंट तो सही हो चुकी है, अब जब इन्वेस्टमेंट सही हुई हुई है, नेट एसेट्स बढ़ गए तो गुडविल कम हो जाएगी। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, फिर सारे सवाल एंटरटेन करूंगा। ये तो सुनना, मैंने यहां पे किया ये CWIP इंटेंजिबल डेबिट कितने से? गुडविल ये देखना मैं कर क्या रहा हूं, 6 लाख का कितना आता है? 375,000। मैं देखो NCI भी इंक्रीज कर रहा हूं, कितने से? 225। भाई आप एक और चीज भी तो भूल रहे हैं, अगर मैं नेट एसेट्स को बढ़ा देता, पोस्ट एक्विजिशन नहीं, गलत, एक्विजिशन का शेयर, आप रिकॉल करें ना, मैंने तो कॉन्सेप्ट से खेला है यहां पे। अगर डे 1 पे मेरे नेट एसेट 6 लाख से ज्यादा होते, उसके 2 हिस्से बनते, एक पेरेंट को मिलता, एक NCI को मिलता। तो मैं कह रहा हूं पेरेंट को जो हिस्सा मिलता उससे गुडविल क्या हो जाती, और जो NCI को मिलता उससे इसका हिस्सा बढ़ जाता। यही है ना, यही तो हो रहा है। तो हम ये कह रहे हैं अगर डे 1 पे इसकी अकाउंटिंग सही हो जाती तो ग्रुप में क्या क्या इंपैक्ट आता। तुम सोचो खुद, तुम खुद सोचो, जब इस बंदे ने कंसोलिडेशन की होगी तो उस दिन, कंसोलिडेशन वाले दिन पे नेट एसेट 6 लाख रुपए से कम है, तो पेरेंट को जो शेयर एलोकेट हुआ वो भी कम हुआ, तो उससे गुडविल ज्यादा हो गई, होनी चाहिए थी, कर ली कम। एग्रीड। और NCI को हिस्सा भी कम एलोकेट किया, होना चाहिए था, ये हो गया। तो अब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन है, इंटेंजिबल में 6 लाख रुपए चिपकाना और फिर इंटेंजिबल से 375 कम करना और NCI को 225 से बढ़ा देना। सिंपल कंसोलिडेशन हुई भी है। आपने देखना है कि अगर ये चीजें सही हो जाती तो क्या होता। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। ये कितने लोगों ने सही किया था? एक, इंपैक्ट सही नहीं डाला था। चलो वंदना, वेरी गुड, वेरी गुड नाजिश, वेरी गुड मुस्तफ़ा। अच्छा अभी कर लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग नेट एसेट्स बनाते हो एट एक्विजिशन, सही है, आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल और अज्यूम कर लेते हैं 1.5 मिलियन। प्लीज सुनना, वैसे ही समझने के लिए 1.5 मिलियन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और रिटेन अर्निंग मैंने ये कह दिया कि आपने 2 मिलियन ले लिए, सही है। ये कितना हो गया जानी? एग्रीड। अच्छा मैं कह रहा हूं अगर मैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करता हूं यहां पे कितने की, 6 लाख रुपए की, तो जानी ये कितना हो जाता, 4.1 मिलियन। अच्छा आप जल्दी जल्दी मुझे बताओगे, आप निकालते गुडविल, डन हो गया। अच्छा आप रखते हैं यहां पे कंसिडरेशन। अच्छा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हाँ भाई, फॉर, फिर ये बोलो नहीं कि ये एग्जाम्पल कहां से आ रही है, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग है। सुनना, मैंने ये कहा कंसिडरेशन में अज्यूमिंगली सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के लिए कह रहा हूं कि भाई मैंने 2.8 मिलियन रखी हुई है, ये पेरेंट एंटिटी की बुक से आ रही होगी, अज्यूम कर रहे हैं, सही है। अच्छा आप मुझे नेट एसेट्स का 62.5% बताते हैं इसका, यानी 4.1 मिलियन का, 25625 गुडविल कितनी आ रही है, 23, ये आ रही है गुडविल, ये सही वाली है। अच्छा उसने ये किया हुआ नहीं, मैं ये कर रहा हूं कंसिडरेशन
मैंने कहा भाई सेम रखी हुई है 2.8 मिलियन। अच्छा मैंने कहा नेट एसेट्स अब 3.2187, गुडविल कितनी आ रही है 612। तो ये तो सर गुडविल ज्यादा हो गई, कितने से ज्यादा हुई है? इन दोनों का फर्क ले लें, आपकी मेहरबानी होगी। 370। तो मैं कह रहा हूं यही वो 375,000 है जिससे मैंने गुडविल को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, होना चाहिए कम, यही किया। गुडविल मेरे ख्याल से रिकॉर्ड हुई हुई है इतनी, होनी चाहिए कितनी ज्यादा है, और वो ऐसे क्योंकि मैंने इंटेंजिबल को अकाउंट फॉर नहीं किया। अगर मैं कर लेता तो इसका हिस्सा नेट एसेट्स का बढ़ जाता। तो हम ये कह रहे होते जो मैंने पैसे दिए हैं उसमें इंटेंजिबल के भी ये वाले पैसे थे, जिसकी वजह से गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब बात समझ आती है बरीना, बात क्लियर है? जो आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गई बात जल्दी से? ओके तो पहले बताओ भाई ये फर्क समझ आता है? एट द सेम टाइम एनसीआई का भी यही हिसाब किताब है। एनसीआई का शेयर आपका पहले आ रहा होगा कम, इसको डाल देते तो शेयर आता ज्यादा, सिंपल यही बात है। ग्रुप हासिल कर रहे हो तो ग्रुप में 100% एसेट्स को कंट्रोल तो आप कर रहे हो, पर कुछ चीजें आपकी हैं, कुछ चीजें एनसीआई की हैं। एग्रीड? ऑनलाइन में लो प्लीज, पक्का बात है, जल्दी बता दो, इसको आगे लेके चलें। ये हो गई दूसरी एडजस्टमेंट, जल्दी से। फिर इसको प्लस माइनस करके अभी हम कंसोलिडेटेड एफएस बनाएंगे। चलें आगे, दो हो गई भाई चीजें यहां तक। अच्छा आगे सर ये कंसिडरेशन 7 मिलियन नहीं है बेटा, मैंने अभी कहा था कि एक बच्चा पूछेगा, मैं अल्लाह की कसम ये मेरी अज्यूम फिगर है सिर्फ समझाने के लिए। ऐसे तो नेट एसेट्स मैंने कौन से एक्चुअल लिए हैं, नेट एसेट्स भी अज्यूम लिए है ना, क्योंकि तुम्हें सब्सिडी की नेट एसेट्स नहीं पता, तुम्हें रिटेन अर्निंग पता है उस दिन की, नहीं पता। वो तो कह रहा है कंसोलिडेशन हुई हुई, अब ये देख ले अगर ये गलतियां होती तो क्या इंपैक्ट होते। क्लियर है? चलें ओके, तो ये सिर्फ अज्यूम फिगर है जानी, तो वही तो नहीं करना था। नहीं पोस्ट एक्विजिशन का उसका इंपैक्ट नहीं होगा ना। अब पोस्ट एक्विजिशन नहीं, तो इसके बाद मैंने तुम्हें लाइफ नहीं दी है ना, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक्विजिशन रिपोर्टिंग दोनों पे सेम होगा, तो वो एज इट इज उठ के रिपोर्टिंग पे आ जाएगा। नहीं किया हुआ होगा ना एक्विजिशन पे ना रिपोर्टिंग पे। अबे ना 6 लाख एक्विजिशन पे आ रहा है ना 6 लाख रिपोर्टिंग पे आ रहा है, कोई फर्क नहीं है। 6-6 लाख दोनों जगह डाल दूंगा तब भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? सवाल तेरा भाई सोच के बनाता है, ऐसा नहीं है। इधर चलें, लाइफ नहीं है ना, अमोटाइज नहीं होगा, तभी बता रहा हूं, लाइफ नहीं दी हुई है, तो दोनों जगह बात सेम है। क्लियर है? चलें ओके आगे। ओवेल सोल्ड कंप्यूटर्स टू एएल, ये अच्छी थोड़ी खतरनाक एडजस्टमेंट थी। इफ समवन कुड पे गेट तो बड़ी अच्छी बात है, देख लेते हैं। अच्छा भाई आगे, ओवेल सोल्ड कंप्यूटर टू एएल ऑन जुलाई 1, 2020। अच्छा सब्सिडी ने किसको बेची है? पेरेंट को। बस ये बात याद रखना, यहां पे लिख देते हैं सब्सिडी टू पेरेंट। चलें ओके, एट अ प्राइस ऑफ, जो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। अच्छा अब हमारे लिए तो वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री फॉर ओवेल सोल्ड कंप्यूटर्स एट अ मार्जिन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज। अच्छा नो एंट्री हैज बीन मेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन, अच्छा यानी कोई इसकी इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट सेटल नहीं हुई है। अच्छा आप जरा इसमें गेम एक वो जरा देखनी पड़ेगी। इधर ये कौन सी है एडजस्टमेंट नंबर, ये IAS 1 की तरह हो गया सवाल, सही करते जाओ। IAS 8 तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है ना, ये तो IAS 1 है, करंट ईयर की ड्राफ्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। ये मुझे आइडिया ऐसे आया था क्योंकि एक बच्चा मेरे को बना के लाया था कंसोलिडेशन फॉर्म में,
तो उसमें ये भंड है, तो बोला सर मैं शुरू से बनाऊंगा। मैंने कहा तेरी मेहरबानी, शुरू से नहीं बता। मैंने उसमें गलतियां निकाली, मैंने कहा ये गलतियां है ना, मैं टकाटक प्लस माइनस करता गया, एंट्री मार मार के कंसोलिडेशन बन गई, वरना वो क्या करता, शुरू से नेट एसेट बनाता। सीए फाइनल में बता रहा हूँ ना, मैं सीए फाइनल भी कराता हूँ ना, तो सीए फाइनल में मैं गिनती के टॉपिक्स कराता हूँ टाइम की वजह से, उसमें कंसोलिडेशन मेरा हुकुम का इक्का है, डेफर टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो खैर उसके अंदर मैंने एक लकीली ये सवाल करा दिया था ऐसा, क्योंकि मेरे साथ फॉर्म में मैंने किया था ना ये, और अगली अटैम्प्ट में आ गया 25 नंबर का, बच्चे डेली मार के आ गए। तो मैं कह रहा हूँ हाईली लाइकली है कि इस बार वो पूछ सकता है, या इसमें कोई तुम्हारे कोर्स के बाहर की चीज़ है, सिंपल तुम्हारी एडजस्टमेंट्स है ना, सिंपल डेबिट क्रेडिट, तो पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तुम्हें एज होगा इस बात के, तुम्हें बता रहा हूँ, और अल्लाह करे अगर ऐसा आ गया, गेम अलग है। इसमें मैं तुम्हें बताऊँ बच्चे पैनिक करेंगे, पर ये ईजी है, प्लस माइनस करना है भाई, बनी बनाई बैलेंस शीट है, वैसे तो कैलकुलेटर में भंड मारते तो प्लस करते हुए, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा चलें, कभी नहीं आएगा एफ में, एफ या 1 का करेक्शन ऑफ एरर जैसा लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ओके चलें, पूरे कंसोल की प्रैक्टिस करें, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा को 30 आता है। चलें ओके आगे। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, अच्छा वो क्या ये रहा है कि आपकी सब्सिडरी ने पेरेंट को इन्वेंट्री सेल की, अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी है और इसकी इन्वेंट्री है, एग्रीड। अच्छा इसने इस पे मेरी जान मेरे बच्चों मार्जिन चार्ज किया है 20% का, अच्छा तो वो आ गया 1 लाख, प्रॉफिट आ गया 1 लाख का, सही हो गया। अच्छा अब इसने उठा के ये इसको बेच दिया, इसने इसको किया होगा पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि पेबल की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सही है, तो इसने किया होगा ये। अच्छा यूजुअली क्या होता है, मेरा प्रॉफिट और उसके पीपी में छुपा हुआ होता है, पर वैसे मैं यूजुअली पीपी ही बेचता हूं, इस केस में मैंने पीपी नहीं इन्वेंट्री बेची है, उसके पास जाके वो क्या बन गया पीपी। अच्छा मैं तुम सबसे पूछता हूं, ग्रुप में तो ये एज अ पीपी यूज हो रहा है ना, पर ग्रुप में एक चीज महंगी नहीं हो सकती, उसी वैल्यू पे होती कि शुरू से ही आती तो क्या होता, एग्रीड। अच्छा पर मुझे बताओ, पेरेंट ने इसे डेप्रिशिएट भी किया होगा, अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया होगा डेबिट, और पीपी हो गया होगा कितने से, 6 महीने का। पहले ये देख लेते हैं डेट क्या है, जुलाई 1 है तो 6 महीने, यस। तो आप मुझे एक बात बताएं, 50,000 है, और ये ऐसे आया होगा 5 लाख का, कितना लाइफ कितनी है, इंटू 6/12, ये तो हो गया चलो हिसाब किताब जो अकाउंटिंग हुई हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि कैरिंग अमाउंट है कितनी, 450, होनी चाहिए। अगर ये शुरू से ही 4 लाख पे होता तो टेक्निकली हम कहते 5 साल से डिवाइड करते और इंटू 4.5 कितनी होती, 90,000 रुपये की क्या है, एडजस्टमेंट है, समझ आई। अच्छा देखो गेन तो उसने 1 लाख का कमाया, पर 10 का डेप्रिसिएशन बुक होके ऑलरेडी घूम चुका है, एग्रीड है, तो बाकी कितना बचा, 90,000। तो आप अनरियलाइज प्रॉफिट, सही किया था, वेरी गुड यार। तो अब अनरियलाइज प्रॉफिट आप इसमें से हटा देंगे, ग्रुप रिजर्व। अब देखना क्या है, नहीं ग्रुप रिजर्व नहीं, बेचा पेरेंट ने, तो सब्सिडी ने बेचा है, तो प्रॉफिट किसकी बुक्स में है, नेट एसेट्स। तो अब जरा देखिएगा इधर, अब जरा देखिएगा इधर, प्लीज सुनना। अब हम ये कह रहे हैं कि जब उसने ऑल टुगेदर सब्सिडी ने बेचा है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले पीपी को क्रेडिट कर लो
ये तो ओवर स्टेटेड है, एग्रीड। फिर मैं कहूंगा कि अगर मैं लॉस बुक करूंगा सब्सिडरी के नेट एसेट्स में तो उसके दो हिस्सेदार हैं, ये आ गया 37.5 और वो 5-6। हाँ भाई गेम समझ आती है कि पीपी में इतना ज्यादा है और ग्रुप रिजर्व एनसी इतने से ज्यादा है, इतने से उसको कम कर दो, सिंपल। अनरियलाइज की बात हो रही है ना, तो अनरियलाइज हमने हटा दिया, एग्रीड है। तो बैलेंस शीट का बैलेंस शीट से उड़ा दिया, ग्रुप रिजर्व को ग्रुप रिजर्व से, एनसीआई का एनसीआई से। क्योंकि आप तसव्वुर करें अगर यही एडजस्टमेंट आप रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट से माइनस करते हैं वो कितने लोगों में बढ़ती, तो अभी भी तो हमने यही किया है ना, पूरे नेट एसेट्स ना मुझे बनाने ना इसमें डेटा है, तो हम कह रहे हैं यही इंपैक्ट होता तो उसका इंपैक्ट क्या होता, एग्रीड है। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, बात क्लियर है। गुडविल भी ज्यादा होगी, नहीं गुडविल का इससे कोई इंपैक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग डेट है ये एक्विजिशन डेट की कहानी नहीं है। सर सब्सिडी ने सेल करना है तो हम नेट एसेट्स में क्यों नहीं कर सकते, तो चसी वही तो किया है, ये नेट एसेट्स में अगर होता तो कितने लोगों में बढ़ता, तो वो तो आपने शॉर्टकट सीखा हुआ है ना कि आप नेट एसेट्स से उसको माइनस करते हैं और फिर डिफरेंस लेते हैं, वो डिफरेंस दो लोगों में बढ़ जाता है। पर मैं कह रहा हूं यहाँ पे बांटना है या ऑलरेडी सब बढ़ा हुआ है, अब आप देख रहे हैं उसमें गलती क्या है, तो दोनों को सही कर दो, एग्रीड है। चलें, अच्छा सर किया था लेकिन एनसीआई को इफेक्ट नहीं दिया था, ओके, पर देखो यही बारीकियां हैं जो पता होनी चाहिए। सिंपल उसूल रखो ना, सब्सिडरी का फंड होगा दोनों में, पेरेंट का फंड होगा ग्रुप रिजर्व में, और वो भी रिपोर्टिंग का अगर सब्सिडरी का हो। एक्विजिशन का तो फिर है ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, उस पर भी एनसीआई हिट होती है, अभी किया था इससे पहले जी। डायरेक्ट हाँ, तो ये तो मैं मतलब मुझे याद नहीं रहती ना चीज़ें, इसलिए मैं तो डिटेल करता हूँ, तो भंगी सबके लिए कर रहा हूँ ना, तेरे को तो शॉर्टकट आता है। बाकी सर 2-3 सवाल और दे दें, अभी दे देंगे, कोई मसला नहीं है, आज आप घर जाएंगे आपको एक और मिल जाएगा, करना है ना। हाँ इसको तो आप करेंगे डेफिनेटली, पर इसका भी फिर एक नया वर्जन है मेरे पास, कंसोल का ही, क्या बोलते हो, सही है। उसके बाद डेफर्ड एक्स, चलें डन, आखिर तक कर लेते हैं, चलें आप बने रहें इसी तरीके से, तो मैं क्यों ना कराऊँ आखिर तक भाई, मैं FAR2 रिवाइज करा दूंगा, सही है। एक एक सवाल करेंगे, सबका बेंचमार्क, क्योंकि देखो इसमें कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, बस सही है, डन हो गया। चलें डन हो इधर, अब ये एडजस्टमेंट क्लियर है, पक्की बात है, आगे आ जाओ। इसको हम ज़रा टिक लगा दें कि ये हो गया। दोनों, हाँ ये गलत है ना पीपी में, क्योंकि आप देखो उसका यूज़ क्या है, सही है ना। तो उसने कहा कि हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसका तो नहीं है, इसने तभी क्लैरिफाई भी किया हुआ था, पर ऐसे आ सकता है, तो आप ख्याल रखना बस इस पर, क्योंकि यूजुअली हमने क्या सीखा हुआ है, इसकी इन्वेंट्री उसकी इन्वेंट्री में पड़ी हुई है और वो हटा दो बस। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट भी था, एक तो आपका गेन और दूसरा वो, क्लियर है। चलें, एल परचेज अ बिल्डिंग ऑन October 1, एल कौन है, पेरेंट है, 10 मिलियन की खरीदी है और रेंटेड टू OL फॉर एट एनुअल रेंटल ऑफ पेएबल एनुअली, मतलब एरियर में, सही है। अच्छा, एल पॉलिसीज टू कीप द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट, अच्छा मजे की बात यह है कि उसने उठा के ये OL को दिए, पर ग्रुप के लिए तो ये पीपी है, ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रुप के लिए पीपी इसलिए क्योंकि मैंने आपको याद है स्पेशल क्लासेस में ये कराया था, अलग से स्पेशल केसेस जिसमें आपकी फरमाइश थी फाइनेंस लीज भी कराओ, तो वो भी करवाया था। तो आपको याद होना चाहिए स्पेसिफिकली कि ग्रुप के लिए आप ये नहीं कह सकते मैंने अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई, यू आर सिंगल यूनिट एंड सिंगल यूनिट क्लासिफाइड एज ओनर ऑक्यूपाइड, तो ग्रुप से बाहर ही नहीं है ना, तो आप ये कह सकते हो अपने आप को लीज पे दी हुई है या अपने लिए यूज हो रही है, तो आपकी जो भी इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स है सब के सब वाइप ऑफ हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं क्या होगा इसमें आगे। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज एट 31 दिसंबर 12 मिलियन है, मुझे लगता है मैंने सवाल बनाते हुए 12 मिलियन ही रखी हुई है, ये रही, दिख रही है ना। तो मेरे ख्याल से ग्रुप में इसकी क्लासिफिकेशन रॉन्ग है। चलें ओके, तो यहां पे लिखते हैं
कि इसकी ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ग्रुप में ये क्या है, पीपी है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो हमारा फेयर वैल्यू गेन है वो भी गलत है, और इसको उठा के कहाँ जाना चाहिए, पीपी में, और डेप्रिशिएट भी होना चाहिए। तो यानी 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 जो फंड है, नहीं आप सुनते हैं ना, यूं दो चीज़ें हैं ना, एक तो इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखा तो उसने डेप्रिशिएट नहीं किया, ऊपर से इसको फेयर वैल्यू गेन बुक कर लिया, ऊपर से क्लासिफिकेशन गलत, तीन गलतियां, और वो चौथी गलती कि पेबल रिसीवेबल आएगा, इनकम एक्सपेंस तो नॉक ऑफ हो जाता है। क्लियर है? चलें, पीपी हाँ बिल्कुल ऐसा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें हिसाब किताब क्या है। आ जाओ जी, हमने कहा कि सर ये आ रही है एडजस्टमेंट नंबर 4। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 4 में हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉस्ट पे होता, व्हाट इफ पीपी फ्रॉम इंसेप्शन, अगर शुरू से ही पीपी होता तो हमने 10 मिलियन का खरीदा था, ऐसा है भाई? इसको हम डिवाइड करते, लाइफ कितनी है, और खरीदा कब है, अक्टूबर में, कितना आता है जानी, 1,25,000। अच्छा, हम कहते इसकी कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी होती कितनी, 9875,000 ये होती पीपीई की कैरिंग अमाउंट, पीपीई की। सही है? अभी हम शॉर्टकट भी देखते हैं ना, तो सुनना, हमने कहा आईपी कैरी डेड, तो डिफरेंस कितने का है, 2125,000। अच्छा, अब मैं करेक्टिंग एंट्री बना रहा हूं, फिर तुम्हें प्रूफ भी करूंगा। ये तो सुनना, मैंने कहा पहले तो पीपी में ले जाओ, सही हो गया, 9875,000 यही होता ना भाई। अगर मैं कॉस्ट पे चलता, कॉस्ट मॉडल, तो सिर्फ यही होता ग्रुप में, कोई इंक्रीमेंटल चीज नहीं हो सकती ग्रुप के अंदर। अच्छा, फिर हमने कहा आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जितने पे है उससे हटा दें, ये आ गया 12 मिलियन। इसको थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, सही हो गया, ये आ गया आपके पास सर 12 मिलियन। अच्छा, अब आपके पास ग्रुप रिजर्व आ रहा है कितने का, दोनों का डिफरेंस लें, 2125। अच्छा, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है जरा देख लेते हैं। ये इसमें एक चीज निकल के आ रही है आपकी, डेप्रिसिएशन बुक हो रहा है, दूसरा फेयर वैल्यू गेन रिवर्स हो रहा है। फेयर वैल्यू गेन कितने का था, 2 मिलियन का, डेप्रिसिएशन कितना था, 1,25 का। देख लो, दोनों का सम यही आता है, शॉर्टकट से बना लिया। हम कह रहे हैं ग्रुप के अंदर ये पीपी है, इस पे कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं होना चाहिए, घुमा दो, और डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए, बुक कर लो। यहाँ आ गया आपका हिसाब किताब। क्लैरिटी है? ऑनलाइन बोलो प्लीज बताओ, बात समझ आती है जल्दी से। अच्छा, अब सवाल ये आया सर, ग्रुप रिजर्व कैसे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसकी बुक्स में आ रही है, गेन किसने बुक किया हुआ है, पेरेंट ने। रिवर्स भी कहां से करूंगा, ग्रुप रिजर्व से। और डेप्रिसिएशन बुक भी किसको करना चाहिए था, पेरेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट की है जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे कहाँ डेप्रिसिएशन बुक होता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू पे कभी डेप्रिसिएशन बुक नहीं होता, तो हमें करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो वो तो हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें गलत हुई हुई है, अब हम सही कर रहे हैं ग्रुप के हिसाब से। तो सिंपल आईपी से निकालना, पीपी में फेंकना, ग्रुप रिजर्व में पार्क कर देना। अच्छा, अब
रेंट रिसीवेबल और पेएबल भी है। ये कितना है जानी? अच्छा ये देख लेते हैं पहले, उसके सालाना रेंट कितना है? 1.2 मिलियन है ना। अच्छा पर 1.2 मिलियन 3 महीने का बुक हुआ होगा। नहीं नहीं, सिंपल 3 महीने कितना आता है? 3 लाख, बस ये होगा। एग्रीमेंट शुरू ही अभी हुआ है ना जानी, जाने मन अक्टूबर में शुरू हुआ है ना, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने महीने का अक्रूवल बुक हुआ होगा? तो मैं 3 लाख ही रिवर्स करूंगा ना। तो रिपोर्टिंग डेट तो 31 दिसंबर है ना, अगले महीने का तो बुक होगा अगले महीने, और बाकी देखी जाएंगी चीजें अगले साल। तो इनकम एक्सपेंस क्यों नहीं रिवर्स कर रहे? वो तो आपस में नेट ऑफ हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। वो तो एक का एक्सपेंस है। हाँ पीएनएल होता तो प्रेजेंटेशन सही होती, इनकम इनकम से हटती, एक्सपेंस एक्सपेंस से हटता। चलें जी, पहले बताओ यहां तक कोई आवश्यकता क्लियर है? आगे जी। अच्छा ये कितने लोगों ने सही कर लिया था एडजस्टमेंट? पार्क भी सही की थी। चलो बाकी तो सन्नाटे में ऐसे लगे हुए फुल गलतियां। चलो ओके, अब हमने कह दिया कि भाई ये भी हिसाब किताब डन है। अच्छा एल एक्वायर्ड 25% शेयर्स ऑफ, अच्छा अब ये पेरेंट एक्वायर कर रहा है, और आई थिंक यहां एसोसिएट की कहानी है। इक्विटी अकाउंटिंग ऑन जुलाई 1 एट अ प्राइस ऑफ 65 पर शेयर। अच्छा मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है ये रही, तो सर उसने तो वैसे एक पूछ रहा हूं, उसने तो कंसोलिडेशन की हुई है, और कंसोलिडेशन में इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? ये एसोसिएट वाली है, सब्सिडी वाली तो हट चुकी है, और जो हमने नहीं रिकॉर्ड की थी उसकी भी गुडविल रिकॉर्ड की है। ये तो एसोसिएट वाली होगी, अदर इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बाहर। चलें अब देख लेते हैं, हम देखते हैं कि उसने किया क्या है। वो कह रहा है उसने इन्वेस्टमेंट को किस पे रखा हुआ है? कॉस्ट पे। अच्छा अगर मैं वैसे देखूं तो इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो कितना है? 1 मिलियन। तो अगर मैं 1 मिलियन का, बल्कि 1 लाख का 25%, तो 1 लाख का इनटू कितना आता है? मैच है। तो इस सवाल में ये चीज़ें देख के रखी गई हैं कि ये किस पे कैरी हो रहा है? कॉस्ट पे, और ये ग्रुप के बाहर है। चलें ये भी बात समझ आती है। अच्छा पर इसने एक भंड मारा है, इसकी कौन सी अकाउंटिंग होती है? इक्विटी अकाउंटिंग होती है। तो इक्विटी अकाउंटिंग करने के लिए मुझे शेयर ऑफ नेट एसेट चाहिए, एक्विजिशन का और रिपोर्टिंग का। क्या इतना डेटा गिवन है? हो जाएगा। चलें ओके, अब हम ये कह रहे हैं शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन, और रिटेन अर्निंग, अच्छा ये एक्विजिशन की दी हुई है, ये कितना? इसका 25%, कितना आता है? 89। आर यू श्योर अबाउट इट? 8 लाख समथिंग आ रहा है, और हमने पैसे दिए हुए ज़्यादा तो बाकी गुडविल के होंगे, पर इसमें गुडविल अलग से नहीं दिखती, इसके अंदर ही शामिल रहती, क्योंकि उसको हम कंसोलिडेट नहीं करते। तो बेसिक रिवीजन ऑफ एसोसिएट का केस IAS 28 का, क्योंकि सब्सिडरी में तो ये होता है इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट ले आते हो और कहते हो गुडविल भी ले आया उस कंपनी के पास। यहाँ पे एसोसिएट अपनी जगह मौजूद है, आप कहते हो हाँ इसमें मेरा हिस्सा इतना है, बाकी किसके पैसे हैं? गुडविल के। चलें हम आ गए रिपोर्टिंग पे। एड रिपोर्टिंग ये रहा होगा 1 मिलियन। अच्छा पर रिपोर्टिंग पे आते आते आपने इसके अंदर पहले प्रॉफिट ऐड किया होगा 2.4 मिलियन का, और फिर आपने
1,50,000 रुपए का डिविडेंड माइनस किया होगा, तो रिपोर्टिंग डेट पे कितना है टोटल? 4,817,000। ओके, 5,817,000 और इसका पर आपने 6 महीने का नहीं लिया क्या? प्रॉफिट 6 महीने का आना चाहिए ना, 6 महीने का बताओ ना, 6 महीने का आएगा ना, क्योंकि ये तो पूरे साल का है। हाँ 6 महीने का आएगा बिल्कुल। 6 महीने के हिसाब से कितना है? 3,617 4,617,000 इसका 25%, 1,154। अच्छा, तो अब हमारे पास यहां से यहां तक का डिफरेंस 2,625। अच्छा, इससे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे और ग्रुप रिजर्व में फेंक देंगे। ये आ गया शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अच्छा, जो एसोसिएट ने डिविडेंड दिया है वो तो रिकॉर्ड हो चुका होगा, क्योंकि वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना, तो वो तो डिविडेंड तो रिकॉर्ड करके बैठा हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ अनडिस्ट्रीब्यूटेड शेयर का हिस्सा उसने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, वो हमने कर लिया यहाँ पे। एग्रीड है? चलें सर, 3,617 तब भी ये आया था। अच्छा, अब 3,617 कैसे लिया भाई हमने? इस 2,567,000 के अंदर 6 महीने का प्रॉफिट ऐड किया और 1,50 का डिविडेंड लेस किया। सही है? एंट्री बता दें? एंट्री भी बता देते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी डेबिट और ग्रुप रिजर्व क्रेडिट। कितने से? ये हो जाएगी जानी। क्लियर है? हसीब क्या रिपीट करूं मैं? ये जो रिटेन अर्निंग आई है ये कैसे आई है? ये रिपीट करना है, ये बता दो जानी। अच्छा भाई, आप ये जो एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग है इसके अंदर 6 महीने का प्रॉफिट ऐड करोगे तो आएगा 1.2 मिलियन, ऐसा ही है। और इसके अंदर से तुम 1,50 माइनस कर दो जो डिविडेंड है, क्योंकि डिविडेंड शेयर कैपिटल पे दिया जाता है, तो देखो कितना आता है। वैसे ही कोशिश करो जल्दी से, कितना आता है? हाँ भाई, इस रिटेन अर्निंग में 1.2 मिलियन का प्रॉफिट और 1,50 माइनस कर दो डिविडेंड, तो कितना आता है? 3,16,700। यही आ रहा है ना? 361 है, 3,176 है, 361 है ना, 3,61,700 यही बनती है अमाउंट। क्लियर है भाई हसीब? चलें ओके। अच्छा, आई थिंक वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स। जी क्या क्या नहीं समझ आया? किसको? अबे तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रखी हुई है ना, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे रखी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिर्फ इक्विटी अकाउंटिंग नहीं की है, तो इक्विटी अकाउंटिंग ना करने का मतलब है शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया, बाकी तो सब किया हुआ है। और ये तो मैंने जब केसेस कराए थे तभी सिखाया था कि कॉस्ट पे होती है तो डिविडेंड तो चल रहा होता है, सिर्फ शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो चेक नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो बोलता है भाई वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता। क्लियर है? ये तो वो कॉन्सेप्ट है। सर एंट्री दिखाएं जो भी आपने की। ये रही भाई, ये रही एंट्री। ओके, डिविडेंड प्रॉफिट में से देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मेरे को भी यही पता था। सर डिविडेंड ऐड बैक नहीं करेंगे ग्रुप में, क्यों करूंगा? डिविडेंड तो ऑलरेडी ग्रुप रिजर्व में होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पूरा लेके आ रहा हूँ या सिर्फ बचा कुचा हिस्सा? पूरा लेके आता तो पहले डिविडेंड माइनस करता फिर ये ऐड करता था, इसलिए हम लंबी नहीं कर रहे ना, हम तो सिंपल अनडिस्ट्रीब्यूटेड हिस्सा लेके आ रहे हैं और उसी से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये बात है इसके अंदर। सही है? तो फिर पहले आपको 15 माइनस करना पड़ता डिविडेंड का हिस्सा और 25% पूरा ऐड करना पड़ता, पर बात तो वही रहती ना। सही है? डिविडेंड लेस करना है ग्रुप रिजर्व से, डिविडेंड लेस करना है ना ग्रुप से। किसने कह दिया भाई
डिविडेंड लेस क्यों करना है, डिविडेंड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डिविडेंड, मैं तो कह रहा हूं कि मैं पूरा हिस्सा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं बचा कुचा हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूं अनडिस्ट्रीब्यूटेड। सही है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन है। कितने आते हैं 20 में से? 15 आ जाते। चलो गुड है। 18, वेरी गुड बंदाना। अच्छा यहाँ पे बच्चों ने सही किया है। अच्छा अब जरा कैलकुलेटर निकालें भाई। अच्छा क्या कोई वैसे बताओ, पीपी जो दिया हुआ है 22450000, यहां पे लिख रहा हूं मैं, पीपी के अंदर 22450000, इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट दरकार है? कितने की? अच्छा हम यहां पे चलते हैं। एक तो ये रहा पीपी, और दूसरा पीपी को इन्हांस करना है। तो 9875000, पहले तो 90,000 माइनस कर दो। सर लेट स्टार्ट किया ये, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यूट्यूब पे हो जाएगा। कितना आ रहा है? 35,000,000। सही है ना ये? अच्छा पीपी में से कितनी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं? 2। अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ज़ीरो हो गई, मैं दिखाऊंगा ही नहीं यहाँ पे, यहाँ से गायब हो गई है। अच्छा अब हमारे पास इसके बाद क्या आ रहा है भाई? इंटेंजिबल आ रहा है 8.6 मिलियन का। कितनी अमाउंट कितनी थी? अच्छा इसके अंदर अगर हम वैसे देखें तो हम, मुझे याद आ रहा है कि एडजस्टमेंट थी ये 6 लाख रुपए की, तो इसमें हमने 6 लाख रुपए ऐड किए, बस यही एक एडजस्टमेंट। और एक जगह गुडविल भी कम हो रही है, वो ये रही 375, क्योंकि एक इंटेंजिबल बढ़ जाएगा दूसरा इंटेंजिबल कम हो जाएगा। 375 से हमने उसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया ये? 8825000। ओके जी, इंटेंजिबल भी डन हो गया। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट्स पे। सर ये तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है ना? अच्छा गिवन कितनी थी? और इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट 75। तो आई बिलीव के टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए कितने के? हाँ जी, टोटल नॉन करंट एसेट्स 4294, ये आ गया भाई 4294 4294,7500, यही है। अच्छा अब आप आ जाएं आगे। अब आप कह रहे हैं स्टॉक आ रहा है। सर इन्वेंट्री में भी आई बिलीव कि कोई एडजस्टमेंट थी या नहीं है? कितने का आ रहा है स्टॉक? 2.5 मिलियन। इन्वेंट्री में तब होती जब उसकी इन्वेंट्री में कुछ मौजूद होता, वो तो पीपी में रख के बैठा हुआ था और वो हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, वो था ना 90,000। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल और कैश इन बैंक, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेड एंड अदर ये कितना आ रहा है? 2156,000। कैश में कोई भी नहीं है 245। अच्छा तो 5060,000। आपने कहा 5060,000 ये आ गया। अच्छा टोटल करंट एसेट्स बताना पहले। 9716
000। तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, कितने आ रही थी टोटल एसेट्स? यही भाई 52 मिलियन। ओके, ये तो हो गई हमारी एसेट साइड। सर आई बिलीव कि शेयर कैपिटल में भी कोई तफरी थी। अच्छा, 12 मिलियन में आपने कहा कि भाई मैं ऐड कर दूंगा 2.5, $12 मिलियन प्लस प्रीमियम गिवन कितना है? प्रीमियम नहीं दिया हुआ, तो हमारी जो भी है वो एडजस्टमेंट है 3,750,000 ये आ गया। अच्छा, ग्रुप रिजर्व तो गिवन है ना, वो तो अपनी तरफ से कंसोलिडेशन करके बैठा हुआ है। अच्छा, आप ग्रुप रिजर्व में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप रिजर्व हमारे पास है 1,633,700,000। अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर में साथ साथ करते जाना ताकि डायरेक्ट आ जाए आंसर हमारे पास। अच्छा, एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले तो मुझे ये शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डालना है 262,500। डेफर्ड कंसिडरेशन आपने यहां पे बुक की हुई है 43,750। अच्छा, और हिसाब किताब भी है हमारे पास। ये गुडविल एनसीए आ गया, इसका कोई चक्कर नहीं था। अच्छा, हमारे पास ग्रुप रिजर्व आ रहा है 56,250। सर ये वही जो आपने अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट किया था, पर वो तो 90 से हुआ था, पर 2 हिस्से हैं, एनसीए को भी जाएगा। तो हमने कहा 56,250, ये भी एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप रिजर्व आ रहा है 21,25,000, ये भी माइनस हो रहा है। हाँ भाई, अब कितना आता है? 143 यही है। यानी 16 मिलियन से लेके, मतलब इन्होंने कोई 2 मिलियन के करीब अपनी ग्रुप रिजर्व को ओवर स्टेटेड रखा हुआ था, जो कि अब क्या हो गया, सही हो गया। सही है ना। अच्छा, अब वो आईपी वाला भी है, तो ये था ना आईपी वाला, यही तो है ना कि गेन भी रिवर्स हो गया, इसमें डेप्रिसिएशन भी है, मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब हमने कहा भाई एनसीआई, सवाल में जाके देखें तो एनसीआई गिवन है 2860,000। तो हमने कहा ये आ गया 2860,000। अच्छा, अब एक एक करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, पहले वाले में तो कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, दूसरे में क्योंकि अच्छा जो एसोसिएट थी वो भी पेरेंट की है सिर्फ, तो उसमें भी एनसीआई का कोई अमल दखल नहीं है। ये रहा सीडब्ल्यूआईपी वाले में है, इंक्रीज करना है 225 से। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे 225 से एनहांस कर दिया इसको, आगे बताओ भाई। अच्छा, इसके अंदर 33,750 से कम हो रहा है, और तो कोई नहीं है। ये भी है ना जानी, नहीं है बल्कि इसमें नहीं है कुछ भी, वो पेरेंट का था। कितना आ गया 3051। टोटल इक्विटी कितने की हो गई? हाँ जी, टोटल इक्विटी 2262। चेक कर ले भाई, 14 और 14 तो यही हो गए 356 5, यही आ रहा है। ओके, ये तो हो गया ये हिसाब किताब।
अच्छा, अब सवाल में चलते हैं तो वो देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स 14560, इसका तो कोई भी चेंज नहीं है ना। $14,560,000। अच्छा, और आपके पास आ गया ट्रेड एंड वो यहाँ लाएंगे ना, ट्रेड एंड अदर पेबल में डाल दो। अच्छा, 8934,000 है, 8934,000 सही है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि माइनस इसमें से क्या कर लें, 3 लाख। अच्छा, पहले इसको बता दो माइनस करके, 8634 यही है। चलो, आप कह रहे हैं उसको दिखा देते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन, और इसको टेक्निकली मुझे प्रेजेंटेशन वाइज दिखाना चाहिए नॉन करंट में, है या नहीं है? अच्छा, नॉन करंट में क्यों? अच्छा, डेफर्ड कंसिडरेशन थी 750 की, उसमें आपने प्लस कर लिया 43, कितना आ रहा है 793,750। हमने कहा 793,750। अच्छा, टोटल ये जो लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है, सिर्फ लाइबिलिटीज 2398,750, 23 मिलियन की। अच्छा, और आप इसको और इसको प्लस करें तो 5966, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 7 लाख कौन सी? अच्छा हाँ, वो गुडविल भी तो डालनी है ना, ये भाई ने सही बताया ना, ये रहा 7 मिलियन। मैं वही बोलूँ, ये आगे ये कितना है भाई, 8.8 में से 7 मिलियन डाल दो, 15,825,000। अच्छा, ये तो 15 मिलियन हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएगा आपका, ये 47 हो जाएगा, 947,500 यही है। अच्छा, और आपने यहाँ पे इसमें भी अगर आपने 7 मिलियन डाल दिया तो 59,663,500 सही है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यही है। अच्छा भाई, तो कभी आपके पास अगर कोई एरर का सवाल आ जाए तो आपने कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करना है। पहले बताओ, थोड़ी गेम समझ आती है यार? नहीं, लीज वीज कहाँ है इसके अंदर यार? अभी तो जो आज सवाल दूंगा मैं वो उसमें गेम अलग है थोड़ी सी, तो उसको भी जरा केयरफुली करना। जो अब मैं सवाल देने लगा हूँ वो PNL भी है उसमें कल के लिए, सही है, दोनों मिला के। तो आप जरा उसको अच्छे से कीजिएगा, वो भी अगेन आप ही खुद कहते हैं ना कि ऐसा सवाल दें जिसमें थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, वो तो अलग है ना, वो अलग है। सर, सब्सिडरी की गुडविल की फेयर वैल्यू होती है, तो बेटा जो आप रिकॉर्ड करते हो वो वही तो होती है शरियार भाई, जो आप रिकॉर्ड करते हो वही तो होती है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे, चलें, थैंक यू। तो भाई अब हम जो आपको सवाल देंगे आज, तो प्लीज़ उसको भी आपने कोई आधे घंटे का टाइमर लगा के करना है, तो वो भी आपकी एक असेसमेंट है कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता। चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़। मैं दे रहा हूँ आपको, चलें, ओके, दिमाग लिया, चलें, ओके। कंसोलिडेशन के बाद हम करेंगे इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।